हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आइस। साथियों, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी क्वेरीज आप लोगों के पार्ट पे आई है कि पीएमएलए या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जब ज्वाइंट हो जाते हैं और ईडी मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे राइट्स क्या हैं। तो साथियों, मैं आपको एक ही चीज़ समझाऊँ, इससे बेटर कि मैंने इस पर रिसर्च किया और एक रिसेंट निर्णय जो कि माननीय तेलंगाना हाईकोर्ट का है, जिसमें पीएमएलए के तहत प्रोसीडिंग्स को जो है रद्द किया गया और उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी इनपुट था। तो मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए यही हो सकता है कि आपको जजमेंट में जो बिंदु उठाए गए हैं उनके साथ साथ जो है समझाया जाए, ताकि जब भी हमें कोई दिक्कत आए तो हमें कैसे वर्कआउट करना है, कैसे काम करना है, उस विषय पे हम लोग समझ के जो है अपना वर्कआउट कर सकें। तो साथियों, बगैर कोई टाइम आपका ज़ाया किए मैं आज का जो है शुरू करता हूँ प्रेजेंटेशन। और एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलना है, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत हमें आए तो हमें किस प्रकार या कैसे एक्ट अपॉन करना है, ये सारी बातें मैंने आज के वीडियो में खुल के डिस्कस की है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जजमेंट है सुकेश गुप्ता वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का, और जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया तेलंगाना हाईकोर्ट ने, जिसका डेट है 3 अप्रैल 2023। सबसे रिसेंट जजमेंट जो है अभी का दिखाई देता है, जिसका पिटिशन नंबर है CRLP क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन है, और जिसका नंबर है 431/2023। इस पिटिशन को जो है अल्टीमेटली अलाउ किया गया था। साथियों, इस मामले के फैक्ट्स क्या थे वो हमको समझना है, तभी हम जो है कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाएंगे और क्या हमें करना है ये हम समझ पाएंगे। साथियों, इस मामले के फैक्ट्स क्या है कि जो पिटिशनर है इसने क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया रहा, उसका कहना है कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो है बाय द ईडी, जिसको हम कहेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये इनलीगल है। और इस मामले में एक ECIR, ये ईडी की जो प्रोसीडिंग्स दर्ज होती हैं वो होती हैं बाय द वे ऑफ ECIR। क्लियर है? चले आगे चलिए। मामला क्या था कि क्रिमिनल कंप्लेंट जो है रजिस्टर्ड करी CBI ने अंडर सेक्शन 13 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगेंस्ट द पिटिशनर एंड अदर पर्सन। ये प्रोसीडिंग दर्ज हुई 3/1/2023 को, और देयर आफ्टर कंपनी ऑफ द पिटिशनर, जो एक कंपनी थी पिटिशनर की, उसने फाइल करा पिटिशन फॉर द आर्बिट्रेशन। और इसके अलावा जो MMTC थी, इसने भी सिविल सूट जो है फाइल किए, और 25/2/2014 को ECIR ये जो है रजिस्टर्ड की गई अंडर सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ FIR दैट वाज रजिस्टर्ड बाय द CBI। तो मैं आपको स्पेसिफिक कर दूं कि जब भी कोई CBI मामला दर्ज करती है उसको हम कहते हैं शेड्यूल ऑफेंस, और अगर वो शेड्यूल ऑफेंस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कैटेगरी में सम्मिलित है तो उसके बेसिस पे जो है ईडी कार्रवाई करती है, जिससे हमें क्या समझ में आता है कि ईडी सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती है। अगर शेड्यूल ऑफेंस होगा और PMLA में डिफाइंड है तो ये कार्रवाई जायज़ है। और 25/2/2014 को वर्तमान ECIR जो है दर्ज की गई और मामला जो है रजिस्टर्ड हुआ अंडर सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ FIR रजिस्टर्ड बाय द CBI। तो हमें एक बात समझ में क्या आती है कि शेड्यूल ऑफेंस जो है उसके सिनेरियो में जो कार्रवाइयाँ होंगी, वो कार्रवाइयाँ अगर PMLA में कवर है तो ईडी कार्रवाई करेगी, अगर वो PMLA एक्ट के शेड्यूल में कवर नहीं है तो ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती। तो शेड्यूल ऑफेंस ही बेसिस है PMLA में कार्रवाई करने का। अगर PMLA एक्ट में वो शेड्यूल ऑफेंस है तो कार्रवाई है, नहीं है तो कार्रवाई नहीं है। क्लियर है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो शेड्यूल है उसमें PC एक्ट जो है वो ऑफेंस है, जिस कारण ये केस जो है टेकअप करा ईडी ने। एलिगेशन कहते हैं शॉर्ट के अंदर कि पिटिशनर जो है वो डायरेक्टर है MBS ग्रुप का, और इसने रिसीव करा गोल्ड फ्रॉम MMTC ऑन बायर्स क्रेडिट लोन बेसिस। और इसने जो फॉरेक्स पोजीशन थी उसका पैटर्न क्या था, बाय कीपिंग द फॉरेक्स पोजीशन ओपन ऑन अकाउंट ऑफ रुपी फ्लक्चुएशन। जो रुपीज़ का फ्लक्चुएशन हुआ तो जो कंसर्न पिटिशनर था ही वॉज लाइबल टू पे एडिशनल 5% मार्जिन मनी इन अकॉर्डेंस विद द MOU, और अकॉर्डिंगली MMTC जो कंपनी है उसने लॉस जो है सफ़र किया 220 करोड़ का। और CBI ने अपनी चार्जशीट में ये एलिगेशन लगाया कि पिटिशनर ने जो कंसर्न एम्प्लॉयज़ थे MMTC के, जो कि पब्लिक सर्वेंट है, उनसे कॉन्स्पिरेसी करी और गोल्ड को जो है रिसीव किया। साथियों, जब इस केस में आर्गूमेंट सुने गए तो कुछ फाइंडिंग्स क्या थी इस कोर्ट की कि इवन अकॉर्डिंगली टू द इन्वेस्टिगेशन डन बाय द CBI एंड ऑल्सो द केस प्रोजेक्टेड बाय द ED, द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ द पिटिशनर्स कंपनी स्टूड एट 181.39 करोड़ रुपीज़ ड्यू टू द फॉरेक्स एक्सचेंज फ्लक्चुएशन and the rupee value crashing by 27%. And on account of such fluctuation, the alleged liability arose. However, the said liability under the said circumstances was accepted by the petitioner and MMTC company in accordance with the MOU. तो मोटी मोटी बात है कि जो भी ये liabilities आई हैं due to the forex exchange fluctuations, क्लियर हो गया? और अगर ये फ्लक्चुएशन नहीं होता तो ये लाइबिलिटी भी अरोज नहीं होती। तो यूजुअली अगर हम देख रहे हैं तो ये केस दिख रहा है एज अ सिविल डिस्प्यूट। द कोर क्वेश्चन दैट अराइजेस, कोर क्वेश्चन क्या अराइज हुआ,
जो कि कोर्ट ने कंसिडर किया, जो कि डिस्कस नहीं हुआ था इन द अर्लियर पिटिशन नंबर 5196/2019 इज रिगार्ड टू द आउटस्टैंडिंग क्लेम बाय द MMTC वेदर सच आउटस्टैंडिंग फॉल्स विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम और नॉट। क्लियर है कि जो आउटस्टैंडिंग फॉल्स है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। अगर आप सब PML एक्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है और उसको कन्वर्ट कर दिया गया, उसको लॉन्डर कर दिया गया, तो ये भी PML एक्ट के एप्लीकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर वो चीज़ें नहीं है तो PML एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेसिस क्या है PML एक्ट का, जो कोर्ट ने लिखा कि जो प्रोजेक्ट्स है प्रोसीड ऑफ क्राइम का जो कि अनटेंडेड मनी है, तो उसका बेसिस क्या प्रोसिक्यूशन का कि मनी को जो है लॉन्डर कर लिया गया, एक ऐसा मनी जिसको लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, जो प्रोसीड ऑफ द क्राइम है, वो चाहे करप्शन से आया हो, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस से आया हो, चाहे एक्सटॉर्शन से आया हो, या ऐसे किसी अपराध से आया हो जो PML एक्ट में शेड्यूल ऑफेंस के रूप में जो है डिफाइन किया गया। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर कोर्ट ने अराइज करें वर्तमान सिनेरियो के अंदर कि ऑन अकाउंट ऑफ एनी एग्रीमेंट और कंडीशन इन एनी MOU बिटवीन द पार्टीज विद respect to forex fluctuation depending on crashing or gaining of rupee value result in an outstanding or liability payable by one parties whether such an accrual of outstanding or liability amounts to proceed of crime as defined under the act। तो मोटी मोटी बात कोर्ट ने क्या देखी कि अगर कोई एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में है और फॉरेक्स फ्लक्चुएशन हो गया जिससे या तो रुपये गेन हुआ या रुपये का लॉस हुआ, तो जो भी आउटस्टैंडिंग होंगे या उसकी लाइबिलिटीज़ होंगी, क्या ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है या नहीं है, जो कि PML एक्ट के तहत डिफाइन जो है किया गया है। जो ये स्नैरियो था वर्तमान स्नैरियो, यहाँ पर रुपये की वैल्यू जो है वो गेन हुआ और जिस कारण जो पिटिशनर थे उनकी कंपनी थे उनको गेन हुआ और MMTC को जो है यहाँ पर लॉस हुआ और जिस कारण उन्हें कंपनसेशन करने की जिम्मेदारी अब पिटिशनर या उसकी कंपनी की थी। ये मामला जो है निकल के आ रहा था। अब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा, इन द सेट सर्कमस्टेंसेस व्हेन द एलिज्ड आउटस्टैंडिंग बाय द पिटिशनर प्रीमा फेशे इज नॉट एन अकाउंट ऑफ एनी क्रिमिनल एक्टिविटी बट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेप्टिंग लाइबिलिटी विद रिगार्ड टू फॉरेक्स फ्लक्चुएशन, दिस कोर्ट डीम इट एप्रोप्रिएट टू स्टे ऑल द फर्दर प्रोसीडिंग। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो इनिशियल लेवल पर आउटस्टैंडिंग निकल के आ रहा है या लाइबिलिटी निकल के आ रही है, इट इज़ नॉट ड्यू टू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। ये इससे निकल के आ रही है कि कुछ लाइबिलिटीज़ को जो है एक्सेप्ट किया पिटिशनर ने, जो कि आई थी ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेक्स फ्लक्चुएशन। तो कोर्ट ने ऐसा लिखते हुए जो फर्दर प्रोसीडिंग थी इन कनेक्शन विद ECIR 05HYZO 2014 उसको जो है स्टे कर दिया टिल द फर्दर प्रोसीडिंग्स। साथ ही यहाँ पर कोर्ट ने जो है पार्टीज़ को जो है सुना, उनके एडवोकेट्स को सुना और जो कंसर्न स्टेट थी उनको भी सुना, ED को भी सुना। और इस केस में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो थे अनडिस्प्यूटेड। इसको मैं इसलिए अंडरलाइन कराता हूँ आपको लोगों को कि आप लोग बात समझ लो कि जब भी आप 482 में जा रहे हो, द फैक्ट शुड बी अनडिस्प्यूटेड एंड अनकॉन्ट्रोवर्टेड। इसकी हेडिंग जो है आप अलग से बनाया करो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था कि द गोल्ड वॉज डिलीवर्ड बाय MMTC ओनली अगेंस्ट द पेमेंट मेड बाय द पिटिशनर्स कंपनी नॉट ऑन क्रेडिट, कि पेमेंट्स देते गए और गोल्ड जो है डिलीवर करते गए। देयर वॉज एन अंडरटेकिंग इन बिटवीन MMTC एंड MBS। MMTC कौन है? गवर्नमेंट की संस्थान, और MBS कौन है? पिटिशन की संस्थान। कि गोल्ड जो है वुड बी ब्रॉट ऑन बायर्स क्रेडिट पॉलिसी एंड MMTC ऑल्सो कलेक्टेड 5% एक्स्ट्रा मार्जिन मनी टू कवर फ्लक्चुएशन ऑफ रुपी एंड देन डिलीवर द गोल्ड। कि जो कंसेंट गोल्ड है उसको कंसिडर किया जाएगा ऑन द बायर क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर, और इन्होंने 5% जो है एक्स्ट्रा मार्जिन मनी भी जो है ले लिया ताकि अगर फ्लक्चुएशन आ भी गया तो उससे नुकसान को हम जो है कवर अप कर सकें, और इसी बेसिस पे जो है गोल्ड को डिलीवर किया गया। और जो आउटस्टैंडिंग था 181.39 करोड़ का जो कि MMTC ने क्लेम किया इज़ रिफ्लेक्टेड इन द एग्रीमेंट दैट वाज एंटेड इनटू बिटवीन MMTC एंड MBS। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये एग्रीमेंट था 25/11/2005 को, वेयर बाय द पिटिशनर एक्सेप्टेड एन आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹181.39 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ डीवैल्यूशन ऑफ रुपीज़ बाय 27%। तो छोटी सी बात है कि जो लाइबिलिटीज़ थी उसने हम देंगे आपको और उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं, और चूँकि फ्लक्चुएशन था और मनी का डीवैल्यूशन हुआ जिस कारण लाइबिलिटी अक्रू हुई और उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और अराउंड 5,800 किलोग्राम ऑफ गोल्ड वॉज सप्लाइड टू MBS ग्रुप ओवर अ पीरियड ऑफ नियर बाय 6 ईयर टू द ट्यून ऑफ 20,000 करोड़, और करीबन 5800 किलो गोल्ड जो है सप्लाई किया गया MBS ग्रुप को 6 सालों के अंदर अंदर, जिसकी कीमत जो है करीबन 20,000 करोड़ थी। और CBI ने जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करा 2014 में और अपने चार्जशीट जो है फाइल करी, और ED जो है अपना इन्वेस्टिगेशन स्टिल कंटिन्यू कर रही थी, और रिसेंटली उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी में जो है इस केस में अटैच करी। साथियों, इनिशियल ऑब्जेक्शन जो रेस किया था ED ने, उनका ऑब्जेक्शन ये था कि ये पिटिशन जो है मेंटेनेबल नहीं है। उनका कहना है कि पिटिशन नंबर 5196/2009 जो कि फाइल करी थी पिटिशन फॉर सिमिलर प्रेयर, उसको डिसमिस कर दिया गया और कुछ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस नहीं है जिसका पिटिशन ही मेंटेनेबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करो। अब साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी
कि उनका कहना ये कि क्वेश्चनिंग जो है वो इसलिए मेंटेनेबल नहीं है कि ये जो वर्तमान कार्रवाई है वो हो रही है ECIR पे, इट इज़ नॉट अ FIR, फॉर विच रीज़न दिस कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC कैन नॉट क्वेश द ECIR। उनका कहना है कि केवल FIR को जो है कोर्ट क्वेश कर सकती है, ECIR को जो है कोर्ट क्वेश नहीं कर सकती है। और इन्होंने रिलाइड किया ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसका नाम था सिमेरिका वर्सेस डॉली मुखर्जी, जिसमें क्या हेल्ड हुआ, इनहेरेंट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू ओवरराइड द पावर ऑफ रिव्यू अंडर सेक्शन 362 ऑफ CRPC। उनका ये भी आर्गूमेंट है कि प्रेजेंट पिटिशन जो है सेकंड पिटिशन है टू क्वेश द FIR ऑन द सेम सेट ऑफ फैक्ट। साथ ही उन्होंने जजमेंट में रिलाई किया ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सिमेरिका वर्सेस डॉली मुखर्जी, जिसमें क्या हेल्ड हुआ था कि द इनहेरेंट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू ओवरराइड द पावर ऑफ रिव्यू अंडर सेक्शन 362 ऑफ CRPC। उनका ये भी कहना है कि सेम फैक्ट्स पर जो है, ये सेम ग्राउंड्स पर जो है सेकंड पिटिशन टू क्वेश ये मेंटेनेबल नहीं है, और जिस कारण ये सेक्शन 362 CRPC से बाहर है। और इसके अलावा इन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट में रिलाई करा जिसका नाम था S मदन कुमार वर्सेस K अर्जुनम। इसमें क्या हेल्ड हुआ था, अ पर्सन कैन नॉट अप्रोच द हाई कोर्ट इन इंस्टॉलमेंट सीकिंग रेमेडी इन द वेरी सेम केस बाय विदहोल्डिंग पार्ट ऑफ हिज केस एंड फाइलिंग अनदर पिटिशन विद सिमिलर रिलीफ। और इसके अलावा उन्होंने रिलायंस प्लेस किया ऑन द जजमेंट ऑफ N धनराज वर्सेस डायरेक्टर ED न्यू दिल्ली, और जिसमें भी हेल्ड किया गया कि ECIR इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर CRPC एंड इट इज़ नॉट अकिन टू FIR रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। अकॉर्डिंगली जो ECIR रजिस्टर्ड की गई है बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज पर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। और इन्होंने कोर्ट से प्रार्थना करी कि जिस कारण से जो ये वर्तमान पिटिशन है इसको रिजेक्ट किया जाए। इसके अलावा जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अनिल वर्सेस स्टेट ऑफ NCT का, जिसमें ये हेल्ड हुआ कि सेकंड एप्लीकेशन फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ कंप्लेंट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड ओनली फॉर द रीजन ऑफ डिसमिसल। साथियों, सबसे पहले जो डिफेंस का पॉइंट था वो था कि सेकंड पिटिशन जो है मेंटेनेबल है या नहीं है। इन्होंने क्या करा कि एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का जिसका साइटेशन था अनिल वर्सेस स्टेट ऑफ NCT, उस पर रिलाई किया, जिसमें क्या हेल्ड हुआ कि सेकंड एप्लीकेशन फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ कंप्लेंट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड ओनली फॉर द रीजन दैट अर्लियर हैज बीन डिसमिस, कि पहले अगर डिसमिस भी हो गई है तो सेकंड मेंटेनेबल ना हो ऐसा कोई कारण नहीं है उसको रिफ्यूज़ करने का। इसमें फर्दर ही हेल्ड हुआ था कि सेकंड एप्लीकेशन फाइल्ड विल नॉट फॉल विद इन द बार ऑफ सेक्शन 362 ऑफ CRPC, और उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर सेकंड पिटिशन आप फाइल कर भी रहे हो तो इस पर सेक्शन 362 CRPC का बार जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट तर्क क्या था कंसर्न पिटिशनर का कि जब पिटिशन डिसमिस हुई उसके बाद ED ने एक्ट अपॉन किया। अब हम देखते हैं सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट क्या बोलता है, एनी अटैचमेंट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ अवेलेबल विद द कंसर्न अथॉरिटी ऑफ द ED दैट एनी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड ऑफ क्राइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और सच प्रोसीड ऑफ क्राइम आर लाइकली टू बी concealed or transfer or dealt with in any manner which may result in frustrating any proceeding related to the confiscation of such proceed of crime by the ED। कुल मिला के अगर कोई ऐसा क्राइम का प्रोसीड है जिसको कन्वर्ट कर लिया गया है ताकि ED के अप्रोच से जो है व्यक्ति बच सके, तो उस सिनेरियो में सेक्शन 5 के प्रोविजन जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे। अर्लियर पिटिशन जो है डिसमिस हुई इस ग्राउंड पे कि इन्वेस्टिगेशन जो है पेंडिंग है। ECIR जो है रजिस्टर्ड हुई थी 2014 के अंदर, और पिटिशन जो है फाइल्ड हुई 19 के अंदर, और ED ने जो है प्रॉपर्टीज़ को अटैच करा रिसेंटली, जिसका मतलब ये कि सब्सिक्वेंट टू डिसमिसल ये लगातार जो है एक्ट अपॉन कर रहे हैं, और उनके पास कारण है बिलीव करने का कि जो पिटिशनर है ही इज़ इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम, जिस कारण जो अटैचमेंट है वुड बी सफिशिएंट ग्राउंड टू एंटरटेन द प्रेजेंट एप्लीकेशन, जिस कारण जो अटैचमेंट है वो एक सफिशिएंट ग्राउंड है वर्तमान प्रोसीडिंग्स या पिटिशन को एंटरटेन करने के लिए। मोर एवर इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस कोर्ट फ्रेमिंग द पॉइंट फॉर द कंसिडरेशन विच इज़ वेदर एन आउटस्टैंडिंग अराइजिंग out of any agreement or condition in MOU between the parties with respect to forex fluctuations amount to proceed of crime or not। कुल मिला के कोर्ट को ये तय करना था कि भाई अगर कोई MOU पार्टीज के बीच में है और सब्सिक्वेंटली फ्लक्चुएशन आ गया अमाउंट में, तो क्या ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है या नहीं है, और सेड एस्पेक्ट वेदर द आउटस्टैंडिंग एज प्रोजेक्टेड बाय द ED फॉल्स विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम और नॉट वॉज नॉट डिटरमाइंड इन द अर्लियर ऑर्डर, कि जो पहला ऑर्डर हुआ था उसमें इन सब बातों को जो है डिस्कस नहीं करा गया, अब डिस्कस करना है कोर्ट को, तो जिस कारण पिटिशन जो है मेंटेनेबल है। कुल मिला के लड़ाई ये थी ED की बोलती है कि भाई ये FIR नहीं है और इस पर 154 CRPC का प्रोटोकॉल एप्लीकेबल नहीं है, इस पर CRPC एप्लीकेबल नहीं है, जिस कारण इसको हम क्वेश नहीं कर सकते, और ऑन द कंट्री उनका कहना है कि भाई इसको हम क्वेश कर सकते हैं क्योंकि ये जो भी कार्रवाई कर रही है कंसर्न ED वो कार्रवाई गलत है और गलत रूप से जो है प्रोसीड इस केस में किया जा रहा है। डील किया है कई बार अनेकों ही जजमेंट्स में रिगार्डिंग द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC, और जो बेसिक जजमेंट है वो है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। और उसमें क्यों ऑब्जर्व किया गया कि अगर प्रोसीडिंग अब्यूज ऑफ प्रोसेस है और उसमें कई ग्राउंड्स को जो है स्पेसिफिक किया गया है, तो उस सिनेरियो में प्रोसीडिंग को जो है वो क्वेश किया जा सकता है। इसके अलावा स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस M देवेंद्रप्पा
उसमें भी 482 को लेकर भी जो है डिस्कस किया गया है और इनहेरेंट पावर का स्कोप क्या है इसको भी जो है बताया गया है। तो कुल मिला के जी हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई प्रोसीडिंग जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस है तो वहाँ पर कोर्ट जो है प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर सकता है, ये कोर्ट की एम्बिट में है। इट डज नॉट अमाउंट टू रिकॉल और रिव्यू, बट ऑन द कॉन्ट्री अगर कोर्ट को लगता है कि प्रोसीड करते हुए प्रोसीडिंग को जो है वो क्वेश्चन कर सकता है। कुल मिला के जो ये पिटिशंस हैं अगर फाइल सब्सिक्वेंटली हुई भी है, इट विल नॉट कम विद द प्रीव्यू ऑफ रिकॉल और रिव्यू एज पर सेक्शन 362 ऑफ CRPC। जिस कारण कोर्ट ने जो बेसिक जजमेंट था आंध्र वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी का उसको अप्लाई किया और ये कहते हैं कि पिटिशन जो है मेंटेनेबल है और सेक्शन 362 CRPC जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब साथियों कोर्ट ने आगे डिस्कस किया PML एक्ट को। कोर्ट का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को हम करते हैं प्रोसिक्यूट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, अ पर्सन हैज़ टू बी एक्चुअली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड ऑफ द क्राइम। अब प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या कि एनी प्रॉपर्टी जो कि ड्राइव्ड है या ऑब्टेन्ड है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेड टू अ शेड्यूल ऑफेंस। क्लियर हो गया? अगर शेड्यूल ऑफेंस है और उसकी कोई एक्टिविटी है जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसके आउटकम में कोई प्रॉपर्टी ड्राइव हुई है या ऑब्टेन हुई है या उसका वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है आउटकम है, इस सिनेरियो में कंसर्न प्रोसीड को जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम कहा जाएगा। और प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है अगर किसी व्यक्ति के पोजीशन में है तो उस सिनेरियो में सेक्शन 3 के प्रावधान जो है यहाँ पर लागू हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इट इज़ स्पेसिफिकली स्टेटेड। तो स्पेसिफिकली बात क्या बात समझ में आती है हमारे को कि प्रॉपर्टी अगर ड्राइव्ड है या ऑब्टेन्ड है बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू द शेड्यूल ऑफेंस, इट वुड अमाउंट टू प्रोसीड ऑफ क्राइम, अदरवाइज ये नहीं होगा। साथियों क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है ये डिफाइंड नहीं है PML एक्ट में। तो क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है कि ऐसी एक्टिविटी जो क्राइम है। कुल मिला के 2 एलिमेंट होने चाहिए, एक्टस रिया और मेंस रिया। अगर एक्टस रिया है मेंस रिया नहीं है देन इट वुड नॉट बी अ क्राइम, और मेंस रिया है एक्टस रिया है तो क्राइम नहीं होगा। दोनों ही एलिमेंट एग्जिट होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक्ट शुड बी अकम्पनीड विद द बैड इंटेंशन। क्लियर हो गया? अगर बैड इंटेंशन नहीं है तो क्रिमिनल लायबिलिटी भी इम्पोज नहीं हो सकती है। और पेनल लायबिलिटी को जो है जिस कारण एक मैक्सिम के रूप में जो है डिफाइन किया है, जिस कारण पेनल लायबिलिटी जो है उसके 2 एलिमेंट है, एक तो है एक्टस रियस, दूसरा है मेंस रिया। दोनों ही जो है एक दूसरे के साथ जो है अकम्पनीड होने चाहिए। अब बात करते हैं अपन IPC की। तो इवन IPC में जो है क्राइम को डिफाइन नहीं किया गया है। सेक्शन 40 जो है बात करता है ऑफेंस की। तो कुल मिला के जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका बेसिक पर्पस क्या है कि उन प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना जो कि ड्राइव्ड है फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीड्स और फ्रॉम द क्राइम प्रोसीड। क्लियर हो गया? साथ ही इस मामले में जो लंडन काउंसिल से ED के उनका सबमिशंस क्या था कि जो प्रॉपर्टी है अगर ऑब्टेन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और कनेक्टेड है विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम, तो इस सिनेरियो में PMLA का जो है ऑफेंस बनेगा। कुल मिला के प्रॉपर्टी जो है वो कैसी होती है, मीन्स एनी प्रॉपर्टी और असेस्ट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन वेदर कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल, मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, इंक्लूड डीड्स, इंस्ट्रूमेंट, इवन एनीथिंग इन विच इंटरेस्ट कुड बी क्रिएटेड। तो इसको भी जो है डिफाइन कर दिया है प्रॉपर्टी को यहाँ पर। साथियों फर्दर अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन द टर्म प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड यूज्ड इन कनेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। और कुल मिला के बात यह है कि एक्ट से मतलब हमारा क्या है कि जो शेड्यूल ऑफेंसेस है उनसे है। कुल मिला के प्रोसीड ऑफ क्राइम प्रॉपर्टी अगर पोजीशन में है किसी व्यक्ति के और प्रोसीड ऑफ क्राइम के रूप में है देन द ऑफेंस वुड बी एप्लीकेबल, अदरवाइज इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। कुल मिला के यहाँ एक बात देखते हैं इस केस में, इस थ्योरी को अप्लाई करके जो आउटस्टैंडिंग है ये अरोज हुए ऑन अकाउंट ऑफ ₹डॉलर फ्लक्चुएशन, और जो पिटिशनर है ही इज लायबल टू पे एंड नॉन पेमेंट ऑफ सच अक्रूरल ऑफ आउटस्टैंडिंग इज रॉन्गफुल गेन एंड फॉल्स विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम। ये उनका जो है आर्गूमेंट था, जिस कारण से जो प्रोसीडिंग्स है वो जायज़ है और उसको जो है कंटिन्यू किया जाए। पर कोर्ट का ये आर्गूमेंट जो है टेनेबल नहीं है कि जो इंटेंट था इस एक्ट का वो क्या था कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसको रोकना और उनको कॉन्फिस्केट करना, न किसी को जो है परेशान करना। और ऑफेंस पिक्चर में कब आएगा कि जब आपके हाथ में जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम्स है। अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम आपके हाथ में नहीं है तो दिस एक्ट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। तो कोर्ट ने इस थ्योरी को अप्लाई करते हुए अब इस केस के जो है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को जो है देखा। कोर्ट का कहना है कि आउटस्टैंडिंग जो है अरोज हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ MOU जो कि एंटर्ड है बिटवीन MMTC एंड MBS ज्वेलर्स। और जो ये आउटस्टैंडिंग है ये डॉलर रुपये फ्लक्चुएशन से है, और जो भी आउटस्टैंडिंग है ये पे करने के लिए तैयार है। तो इनके पार्ट में मेंस रिया कहाँ आ रही है? मेंस रिया टोटली एब्सेंट। और दूसरी बात है कि अगर इनके बीच कोई आउटस्टैंडिंग भी है तो ये प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, ये फ्लक्चुएशन उत्पन्न हुआ है। जब कोई चीज़ प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है और उससे ड्राइव नहीं हुई है, इन दैट सिनेरियो इट कुड नॉट बी सेड दैट कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है एंड ED कुड इन्वेस्टिगेट द केस इन द राइट पर्सपेक्टिव। तो साथियों कुल मिला के पर कोर्ट का ये कहना है कि पिटिशनर की फर्म जो है उसका कंसेंट फ्लक्चुएशन से कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर बिजनेस एक्टिविटी में इस तरह के फ्लक्चुएशन होते हैं तो उस संदर्भ में ये नहीं कह सकते कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है और किसी भी रूप में कोई भी मेंस रिया जो है वहाँ पर कंसर्न व्यक्ति की जो है रहती है।
बार बार कन्विंस करने का प्रयास यही करा ईडी ने कि यहाँ पर एक स्टूडेंट ऑफेंस हुआ है, इस मामले में ईसीडी जो है प्रोसीड कर रही है, जांच कर रही है और मामला जो है खुल के सामने आया है, तो जिस कारण इससे क्वेश्चन जो है नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने इस थ्योरी को अप्लाई करते हुए इस केस का जो है वापस से इंटरप्रिटेशन किया। कोर्ट का कहना है कि ईसीआर जो है वो रजिस्टर्ड हुई है 2014 के अंदर, और जिसका बेसिस जो है वो है स्टूडेंट ऑफेंस मीन्स क्राइम रजिस्टर्ड बाय द सीबीआई। और कुल मिला के जो कंसेंट पिटिशनर है ये अपीयर हुआ बिफोर द ईडी, और उसने जो है सारे तथ्यों का उत्तर दिया और जो जो केसेस चल रहे हैं इन सब के बारे में जो है स्थितियाँ स्पष्ट करी। द वेरी बेसिस फॉर लॉन्चिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज द अंडरटेकिंग गिवन बाय द पिटिशनर टू पे द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 181.39 करोड़ रुपीज़, जो कि मनी फ्लक्चुएशन है। और मनी फ्लक्चुएशन जो किसी भी रूप में जो है क्राइम प्रोसीड के अंदर नहीं आते, तो कोर्ट ने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए प्रोसीडिंग को जो है वो क्वेश्चन करने के ऑर्डर दिए। और साथियों कोर्ट ने आखिरी में क्या लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बेसिक डिस्प्यूट्स है पार्टी के बीच में वो सिविल डिस्प्यूट्स है, और ये किसी भी रूप में जो है क्राइम के प्रोसीडिंग की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इन दैट सिनेरियो नो प्रोसीडिंग कुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंसर्न्ड पिटिशनर बिकॉज नो प्रॉपर्टी इज डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द प्रोसीड ऑफ द क्राइम। तो साथियों कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आप इस तरह समस्या से घिरे हुए हैं तो सबसे पहले फैक्ट्स को इकट्ठा करो, फिर जो फैक्ट्स आपके अनकॉन्ट्रोवर्टेड है उसको इकट्ठा करो और उस पर लॉ पॉइंट्स क्या है उसको अप्लाई करो, और उसके बाद जो है अपना आर्ग्यू करो। पर डरने की जरूरत हमें कहीं भी नहीं है, चाहे पीएमएलए के ऑफेंसेस हो, चाहे ईडी के ऑफेंसेस हो, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, चाहे सीबीआई के हो। अगर आप सही हो, आपका ट्रैक सही है, आपके आर्गूमेंट सही है, आपके लॉ पॉइंट सही है, तो डेफिनेटली आप अच्छा आर्ग्यू भी कर सकते हो और अपने पॉइंट्स को रेस करते हुए आसानी से राहत भी ले सकते हो। तो साथियों इस मामले में बड़ी राहत जो है मिली कंसर्न व्यक्ति को। तो कुल मिला के बार बार वो लोग कह रहे थे कि साहब ये ऑफेंस हो गया, ये क्राइम का प्रोसीड है और आप गलती पर हो। इसके बावजूद भी कोर्ट ने कहा कि पिटिशन जो है भले ही सेकंड पिटिशन है बड़ी मेंटेनेबल है, और जो भी पॉइंट रेस किया है ये वैलिड पॉइंट है, और केवल सिविल डिस्प्यूट है, सिविल लायबिलिटी है, इसके बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि ये अमाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग ऑफ द क्राइम है या प्रोसीड ऑफ द क्राइम है। प्रोसीड ऑफ क्राइम के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि रियल में क्राइम हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंस में मनी जो है जनरेट हुआ और उसको कंसीड किया गया, कन्वर्ट किया गया, या उसका ये डायरेक्ट जो है आउटकम है जिसको प्रॉपर्टी के रूप में जो है ड्राइव कर लिया गया। जब तक ये बेसिक चीज़ें फाइल पर नहीं होगी, द अक्यूज कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द शेड्यूल ऑफेंस एज वेल अंडर द पीएमएल एक्ट। तो साथियों इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है, आपके राइट्स के लिए घबराना नहीं, हमें सिर्फ फाइट करना है लॉ पॉइंट्स के लाइट में। और यहाँ पर 3 काम अच्छे क्या करे अक्यूज ने, उसको भी समझना होगा। सबसे पहले बात, उसने लगातार जो है ज्ञापन दिए, लगातार जो है वो अपीयर होता रहा, चाहे वो कैसे अपीयर हुआ, चाहे वर्चुअल मोड से, चाहे ईमेल से, चाहे व्हाट्सएप से, वो भागा नहीं प्रोसीड से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने कोर्ट को कन्विंस कर दिया कि ये जो डिस्प्यूट है वो सिविल डिस्प्यूट है। जब मैं इस केस के फैक्ट्स को पढ़ रहा था तो आपको भी लग रहा होगा भाई ये सिविल डिस्प्यूट दिखता है, इसमें क्या हो गया, ये तो रोज़ ही होता है। तो कुल मिला के अगर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, अगर कोई चीज़ प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है और ईडी ने जो है बुक कर दिया है, तो इस थ्योरीज को अप्लाई करके आप इजीली जो है आर्ग्यू कर सकते हो एंड यू कुड गेट सक्सेस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो साथियों घबराने का नहीं है, हमें लड़ने का है, निश्चित तौर पर हम जो है जीतेंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।